कल हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक में रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे हमने देखा था कि रेजिस्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज आप नोट कर लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट रेजिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आता ही आता है, डैम श्योर, ठीक है। तो देखो बच्चों, दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम बारी बारी से देखेंगे सीरीज क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डेरिवेशन कैसे करना है, फॉर्मूला क्या है। 2019 में सीरीज का डेरिवेशन आया था, 2019 में इससे न्यूमेरिकल आया था, यानी 2021 में किसी न किसी का डेरिवेशन फिर पूछने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा होता क्या है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों, जैसे आपकी क्लास में जो भी आप लोग 40, 42 या 50 बच्चे हो, यदि उन सारे बच्चे को मैं ये कह दूं कि सब लाइन में ऐसे खड़े हो जाओ जैसे जब आप असेंबली में खड़े होते हो, तो क्या करते हो, अगर आपको 1 हैंड डिस्टेंस लेना होता है तो क्या करते हो, अगले के कंधे से अपना हाथ रख करके उसके शोल्डर से आप मेजर करते हो, 1 हैंड डिस्टेंस हो गया। आपके पीछे वाला आपके कंधे पे हाथ रख के करता है, फिर उसके पीछे वाला उसके कंधे पे हाथ रख के करता है, ठीक है। तो अगर आप सबको मैं रजिस्टर मान लो मैंने आप 40 बच्चों को रजिस्टर मान लिया और कह दिया कि सब लोग 1 हैंड डिस्टेंस लेकर के आप मेंटेन करके आप खड़े हो जाओ असेंबली में और सब अपने एक दूसरे के कंधे पे ऐसे हाथ रखे रहेंगे, तो अब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, सीरीज। लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि हम कंधे पे हाथ रख करके खड़े हो जाएंगे तो सीरीज कहलाएगा, तो उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होगा। सिंपल डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, आप अपने उसके कॉपी में नोट कर लें। एंड टू एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी जब आप अंत से अंत को जोड़ देते हो तो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सिंपल डेफिनेशन, एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ रजिस्टर इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे हम 3 रजिस्टर का एग्जांपल लेकर के डेरिवेशन करेंगे। आप एग्जाम में मैक्सिमम 3 का ही एग्जांपल लेकर डेरिवेशन करने को कहता है। 2 का कहेगा तो आप 3 के बजाय 2 कर लेंगे, 4 का कहेगा तो आप 3 के बजाय 4 कर लेंगे, लेकिन 4 कभी आने वाला है नहीं बोर्ड एग्जाम में। लेकिन अगर आ भी जाता है तो जैसे 3 का वैसे 2 का, जैसे 2 का वैसे 3 का, जैसे 3 का 4 का, जैसे 4 का वैसे 3 का, ठीक है ना। तो यहाँ हम 3 रजिस्टर का एग्जांपल लेके चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो ये ओरिजिन है तो ये इसका क्या होगा, एंड, यानी इसका एंड अगले से जुड़ा हुआ है। मान लो इसका ये ओरिजिन है तो ये इसका क्या हो गया, एंड, इसका एंड अगले से जुड़ा है। तुम देख रहे हो यहाँ पे बच्चों आप लोग कि सबका एंड अगले से जुड़ा हुआ है, तो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसको मान लो हमने एक इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ दिया, ठीक है। कुछ करना नहीं है इसमें, जैसे बोल रहा हूं वैसे आप देख लीजिए, ठीक। ये करंट गया, बैटरी का काम क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो सर्किट में क्या फ्लो होगा, करंट। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव फ्लो होता है, ये करंट। अब मान लो बच्चों इसका जो बेसिक चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि डेरिवेशन आप किस बिहाफ पे करते हैं इसका, ठीक है ना। किसी भी डेरिवेशन के लिए अगर आपको उसका मोटो पता चल गया, कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो आप इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, अमूमन इसको बच्चे जो है रट के जाते हैं, लेकिन हमें रटना नहीं है। देखो ये करंट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पहुंचेगा करंट। ये बताओ इसको कोई और रास्ता मिल रहा है क्या करंट को जाने के लिए, नहीं ना। यानी अगर मान लो 2 एम्पियर का करंट था तो 2 एम्पियर इसमें भी जाएगा, इसमें क्या 4 एम्पियर चला जाएगा या 3 एम्पियर चला जाएगा, नहीं, इसमें भी कितना जाएगा, 2 एम्पियर, क्योंकि एक ही रास्ता है। इसमें 2 गया तो इसमें 10 तो जाने से रहा या 1 जाने से रहा, इसमें भी कितना जाएगा, 2 एम्पियर। यानी मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सीरीज में, कॉपी में नोट कर लीजिए, सीरीज में करंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है सारे रजिस्टर में।
अगर हम इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस मान लो क्या मान लेते हैं R1, इसका हम क्या कंसीडर कर लेते हैं R2 और इसका हम क्या कंसीडर कर लेते हैं R3। भाई कुछ वैल्यू होगी ना, 1 ओम 2 ओम 10 ओम कुछ भी होगा ना, हमें तो यहाँ नहीं ना पता है कि कितना ओम है, तो हमने क्या मान लिया R1 पहले का, दूसरे का क्या मान लिया R2, क्योंकि दूसरा है तो 2 कर दिया और तीसरा है तो क्या कर दिया सफिक्स में R3। अब देखो इसमें करंट तो बच्चों सेम है, लेकिन ये बताओ वोल्टेज सेम है क्या? नहीं। तो अगर यहाँ पे करंट सेम है तो वोल्टेज क्या होगा बच्चों? डिफरेंट। कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ V1 हो गया इसके क्रॉस, इसके क्रॉस क्या हो गया V2 और इसके क्रॉस क्या हो गया बच्चों V3 हो गया। अब देखो इसके डेरिवेशन का एकदम बेसिक जान लो ये कि जो चीज डिफरेंट रहता है हम उसी को फाइंड करेंगे, जो चीज डिफरेंट रहेगा बच्चों हम उसी को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या डिफरेंट है? वोल्टेज, और सेम क्या है इन सब में? करंट, ठीक है ना। तो देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अच्छा क्या था ओम्स लॉ? V इक्वल्स टू क्या था? IR, यही था ना, V इक्वल टू क्या? IR। तो अब हम निकालने जा रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस R1। R1 के अक्रॉस वोल्टेज देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है? V1 और V इक्वल टू देखो क्या होता है IR। इसमें करंट की वैल्यू कितनी जा रही है, कितना जा रहा है करंट? I। अच्छा इसका रेजिस्टेंस क्या है? R1 एज इट इज, वोल्टेज अक्रॉस क्या? R2। R2 के अक्रॉस हमने वोल्टेज क्या माना है बच्चों? देखो V2। V इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? IR। करंट कितना जा रहा है R2 में? I। रेजिस्टेंस क्या है इसका? R2। फिर वोल्टेज अक्रॉस क्या? R3। R3 में वोल्टेज कितना है बच्चों? V3 है। करंट कितना जा रहा है? I। और रेजिस्टेंस क्या है? R3। अगर अब मैं कहूं कि इसका आप निकाल लो टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज V इक्वल्स टू होगा V1 प्लस V2 प्लस क्या? V3, ठीक है ना। तो अगर ये होगा तो रखो यहाँ पे, तो V1 की वैल्यू क्या है? IR1। V2 की वैल्यू क्या है? IR2। और V3 की वैल्यू क्या है? IR3। यहां से I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा? R3। इस I को इधर ले लो, तो V अपॉन I इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस क्या? R3। अब देखो V इक्वल टू IR होता है, अगर इस I को इधर ले लोगे तो V अपॉन I हो जाएगा ना, तो V अपॉन I को क्या लिख सकते हो? R, यानी R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस क्या? R3। यानी the equivalent resistance of the series combination is equals to the sum of individual resistance of the resistors, ठीक है ना। यानी अगर आप सीरीज में कई सारे रेजिस्टर को लगाए हो तो उन सब का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, या यूं कह लो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो सारे रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस के इंडिविजुअल सम के क्या होगा? बराबर, ठीक है ना। तो हमें दो चीज ध्यान रखना है, तीन बातें ध्यान रखनी है, तीन चार बातें सीरीज के लिए। पहला, करंट सेम होता है। दूसरा, वोल्टेज डिफरेंट होता है सबका, ठीक। टोटल रेजिस्टेंस सबके अलग अलग रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। और चौथी बात, सीरीज का जो रेजिस्टेंस होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस, वो क्या होता है? हाई, ठीक है ना। अब इसका एक अलग और भी पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम आज यही के दिन में उसको भी देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी, क्योंकि बैक टू बैक जब हम दोनों पढ़ेंगे तो दोनों में हमें डिफरेंस जो है पता चलेगा, ठीक है, और दोनों हमें पढ़ने में भी आसानी होगी। तो देखो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? अगर कई सारे रेजिस्टर्स को दो कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया जाए बच्चों, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। क्या बोला मैंने?
जब कई सारे रेजिस्टर को बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स आप ऐड कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, तो उसी को आप क्या बोलोगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो आपको मैंने 3 रेजिस्टर दिया, ठीक है ना, तो 3 रेजिस्टर अगर मैंने दिया और मैं कहूँ कि इसको पैरेलल में जोड़ो, तो पैरेलल का मतलब मैथ वाला पैरेलल नहीं हो गया कि 2 लाइन पैरेलल है तो डेट्स ऑल द पैरेलल कॉम्बिनेशन, नहीं। वहाँ पे हमें दिमाग लगाना है कि कब ये पैरेलल होगा। तो जब कई सारे रेजिस्टर 2 कॉमन पॉइंट से जुड़ जाते हैं, जैसे मान लो 2 कॉमन पॉइंट, मान लो ये एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये मेरा हाथ हो गया, तो अगर तुमको मैं 3 रेजिस्टर दे दूं तो हर उस तीनों रेजिस्टर का पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ से जोड़ दिए और एक पॉइंट यहाँ से जोड़ दिए, तो अब ये जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। जैसे कि ऐसे देखो, ऐसे मान लो तुमको मैंने 3 रेजिस्टर दे दिया बच्चों, ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, ठीक, 3 रजिस्टर हो गए। इसको हमें किस में जोड़ना है? पैरेलल में। मान लो 2 कॉमन पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया हमारा और एक क्या हो गया? ये हो गया। तो अगर मैंने क्या बोला कि व्हेन द रेजिस्टर्स कंबाइन बिटवीन या कनेक्ट बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड व्हाट? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये इसको ऐसे हो गया, एक पॉइंट इसका देखो यहाँ से लाया, इसका भी एक पॉइंट यहाँ से जोड़े, इसका भी एक पॉइंट यहाँ से जोड़े, इसका अगला पॉइंट यहाँ से, इसका भी यहाँ से, इसका भी यहाँ से, तो 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच में ये जुड़े हुए हैं। अब मान लो हम इसके क्रॉस एक वोल्टेज लगाते हैं, ठीक, ये हमने एक बैटरी लगा दिया, बीच में स्विच लगाना है तो स्विच भी लगा दो, ठीक है ना, और इसको यहां से ऐसे जोड़, ठीक। अब देखो इस बैटरी से क्या होगा? करंट निकलेगा, ये यहां जाएगा, मान लिया क्या कितना करंट निकल रहा है बच्चों? आई। अब जब ये बच्चों आई यहाँ पे पहुंचेगा, तो मान लो तुम्हारे घर में देखा होगा, कभी ऐसे प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि जब पानी बहता है कहीं पे, तो आप करना क्या, घर पे पानी एक टेबल पे या किसी चीज पे गिराना, उस पानी को जब वो बहता है तो एक रास्ता पकड़ के जाता है, लेकिन अगर उस पानी के बीच में ही आप उंगली से ऐसा कर दोगे तो वो उस रास्ते से भी जाता है, ठीक है ना। वैसे ही करंट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसको यहाँ पे 3 रास्ते मिलेंगे, तो कुछ भाग इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा। तो मान लेते हैं इधर कितना गया बच्चों? I1। कितना गया? I1। मान लो ये कुछ भी होगा, उसका कुछ पार्ट इधर गया, कुछ पार्ट इधर गया और कुछ पार्ट इस साइड गया, ठीक है ना। इसका रेजिस्टर तो रेजिस्टेंस हमें तो पता है नहीं, तो क्या मान लिया? R1 R2 R3। यानी यहाँ पे समझने और सीखने वाली बात ये है बच्चों कि जब कई सारे रेजिस्टर पैरेलल में लगे होते हैं तो देखो उनका करंट क्या होता है? डिफरेंट। जबकि सीरीज में क्या होता था? सेम, ठीक है ना। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि जब कई सारे रेजिस्टर पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका सबके क्रॉस करंट क्या होता है? डिफरेंट, बट वोल्टेज क्या होता है? सेम। क्योंकि वोल्टेज देखो हम किसी एक में ले जाके डायरेक्ट नहीं ना जोड़ दिए हैं, हमने तो ला करके इस वोल्ट को यहाँ जोड़ा और यहीं से तीनों जुड़े हुए हैं, यानी तीनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या? IR, ठीक है ना। तो अब देखो वहां पे डिफरेंट क्या था? वोल्टेज था, तो हम सबके क्रॉस वोल्टेज निकाल रहे थे। यहाँ पे डिफरेंट क्या है? करंट। तो हम सबके क्रॉस क्या निकालेंगे? करंट, ठीक है ना। करंट अक्रॉस R1, ठीक है ना। तो R1 के क्रॉस हमारा देखो करंट का वैल्यू क्या है बच्चों? I1। I इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से देखो V अपॉन R। तो यहाँ का वोल्टेज क्या है? सबका वोल्टेज सेम है, यानी सबके पास वोल्टेज की वैल्यू क्या है? V। और R क्या है? R1। इसी तरह से करंट के क्रॉस क्या? R2। R2 के क्रॉस करंट क्या है? I2। V अपॉन R। V क्या है? V है। R क्या है बच्चों? R2, ठीक है ना। इसी तरह से करंट के क्रॉस क्या? R3। और वो है कितना? I3। और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगा? V अपॉन क्या? R3, ठीक है ना। अब आता हूं यहाँ पे टोटल करंट
तो टोटल करंट होगा I इक्वल टू क्या, I1 प्लस I2 प्लस क्या I3। I को I रहने दो, I1 की वैल्यू देखो क्या है V अपॉन R1, इसकी वैल्यू क्या है V अपॉन R2 और इसकी वैल्यू क्या है V अपॉन R3। I को I रहने दो, V कॉमन ले लो, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन क्या R3, इस V को ला करके इधर ट्रांसफर करो, तो ये I अपॉन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन क्या R3। जरा सा इधर ये देख लो तो एक मिनट, V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR। अगर मैं ये कहूँ इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू तो चेंज होने से रहा। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि इस V को इधर भेज दो और इस R को इधर ला दो, जब ये R इधर लाओगे तो 1 अपॉन R हो जाएगा, और जब ये V को उधर ट्रांसफर करोगे तो ये क्या हो जाएगा I अपॉन V। यानी अगर तुम्हें I अपॉन V दिया है तो उसको आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन R लिख सकते हो। तो यहाँ देखो क्या है I अपॉन V है, और I अपॉन V को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन R लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन R, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस क्या होगा बच्चों 1 अपॉन क्या R। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब कई सारे रेजिस्टर पैरेलल में लगे होते हैं, यानी when the two or more than two resistors are connected in the parallel, then the reciprocal of equivalent resistance is equals to the reciprocal of individual is equals to the sum of reciprocal of individual resistance of the resistor। यानी जब कई सारे रेजिस्टर पैरेलल में लगे होते हैं तो उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल उन सारे रेजिस्टर्स के रेसिप्रोकल के सम के क्या होता है बराबर होता है। तो ये हमारा पैरेलल का डेरिवेशन हो गया। इसमें याद रखने वाली बातें क्या है, पहला पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होती है डिफरेंट, दूसरा वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है सेम, तीसरा क्या हमें याद रखना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल उन सारे रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के क्या होगा इक्वल होगा। चौथी बात हमें ध्यान रखनी है, चौथा मैंने सीरीज में बताया था, सीरीज में कि वहां पे ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होता है ज्यादा होता है, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों कम होता है। क्यों कम होता है तुम खुद ही देख लो, ये 1 अपॉन है। अब आप जानते हो अगर आपको मैंने कहा कि कोई वैल्यू 10 है और मैंने कहा कि वही 1 अपॉन 10 है, तो 10 बड़ा होगा कि 1 अपॉन 10 बड़ा होगा, तो 10 बड़ा होगा। तो यहाँ पे चूंकि वैल्यू क्या हो जाती है रेसिप्रोकल हो जाती है, इसकी वैल्यू घट जाती है, यानी सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या आ जाता है कम आ जाता है, ठीक है ना। चलो अब यहीं से हम ये जान लेते हैं कि आगे के टॉपिक में हम ये देख लेते हैं कि सीरीज और पैरेलल में से हम किसे बढ़िया मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम अक्सर क्या होता है यूज करते हैं अपने घरों में बच्चों, ठीक है ना। तो देखो जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि आप डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में किस कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब घरेलू विद्युत परिपथ, यानी जो आपके घरों में यूज होता है, ठीक है ना। तो वहां पे देखो मतलब एक तरह से हम ये कह लो हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी पढ़ने जा रहे हैं, एक तरह से ये कह लो कि हम सीरीज की अच्छाइयां या बुराइयां भी पढ़ने जा रहे हैं, पैरेलल की अच्छाइयां बुराइयां पढ़ने जा रहे हैं, यूं कह लो हम दोनों का अंतर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जिस भाषा में आप इसको याद कर सकते हैं समझ सकते हैं, आप उस लैंग्वेज में इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों सीरीज की पहली दिक्कत क्या है, ठीक है ना, क्यों नहीं हम अपने घर की जो सर्किट है जो वायरिंग है उसको सीरीज में करते हैं। सीरीज में देखो होता क्या है कि जब आपने झालर बनाया होगा बचपन के दिनों में, जब आप फुलझड़ी बनाते हैं लाइट्स का, चाइनीज जो इस समय चल रहा है, तो बचपन में जब आप अपने से बना रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि झालर बनाते समय यदि एक बल्ब बीच का फ्यूज हो जाता है तो बाकी भी क्या हो जाते हैं एक की वजह से सब खराब हो जाते हैं, नहीं चलते हैं, यानी वो क्या है सीरीज में है। यानी अगर आप सीरीज में कर रहे हो तो एक के वजह से क्या होंगे बाकी भी नहीं काम करेंगे। यानी इन सीरीज इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट डैमेज देन अदर does not work properly, but in parallel if the one electrical appliances get damaged then other work properly। तो पहला ये अंतर हो गया। दूसरा सीरीज में दूसरी दिक्कत क्या है कि आपने देखा कि सीरीज का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है हाई, जबकि पैरेलल में क्या होता है लो। तो जब लो रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, यानी करंट प्रॉपर आएगा घर में। तीसरी दिक्कत क्या है कि आप जब झालर बनाए होंगे तो देखे होंगे दो साइड से झालर लगाया, ऑन किया,
एक साथ 50 बल्ब ऑन। अब मान लीजिए आप अपने घर में हैं, आपको जरूरत है किचन के लाइट की, अब किचन का लाइट जलाएं आप और पूरे घर की लाइट जल जाए, तो ये इसमें आपका मतलब आपका ये भला हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो आप तो उसको सीरीज में करने से रहे, इसलिए आप उसको किसमें करते हैं? पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मान लो हमें किचन की लाइट की जरूरत है तो हमने किचन को ऑन किया, हमें अपने कमरे की लाइट की जरूरत है तो हमने कमरे का ऑन किया। यानी कहने का मतलब ये है कि सीरीज में सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंट्रोल्ड बाय ओनली सिंगल स्विच। इन पैरेलल we can control the appliances by the individual switch। हम उनको इंडिविजुअल स्विच से क्या कर सकते हैं? ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट बात ये कि जो सीरीज होता है उसमें सबका वोल्टेज डिफरेंट होता है, यानी जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा वो तेज जलेगा, जिसका कम होगा वो जलेगा ही नहीं अच्छे से प्रॉपरली। तो ये तो नुकसान हो गया। और जबकि तुम जानते हो कि वोल्टेज में सबका पैरेलल में जो सबका वोल्टेज होता है वो क्या होता है बच्चों? सेम होता है। तो सब जब सेम वोल्टेज पे रहेंगे तो सब अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग प्रॉपरली अपना काम करेंगे। तो अगला एडवांटेज ये हो गया। तो आज हमने इतना पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में हमने पढ़ा क्या? सीरीज और पैरेलल। फिर हमने उन दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक और वो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो मिलते हैं कल। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है और इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल इलेक्ट्रिक पावर से न्यूमेरिकल नहीं आया था, 2019 में आया था, यानी 2021 में इससे क्वेश्चन आने वाला है। 2019 में इस टॉपिक से डेरिवेशन आया था, 20 में कुछ नहीं आया था इस टॉपिक से, यानी 21 में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, जहां भी लिख रहे हैं 2021, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ रहा है। तो हम लिखने जा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है देखो, तो यानी देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है ये इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। दैट मींस P इज इक्वल्स टू W अपॉन T, ठीक है ना। P क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पावर है। T क्या है यहाँ पे? टाइम है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल पावर का डेफिनेशन, ठीक। अब 2019 में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था कि स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन द पावर, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, यानी डेरिवेशन आया था। तो देखो वो हम कैसे करेंगे। सिंपल है, बहुत टफ डेरिवेशन नहीं है, ठीक है ना, बस समझते जाओ। देखो मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अगर इस कंडक्टर पे आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, कितना? V। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या फ्लो होगा बच्चों? करंट। और ये करंट क्या जीवन भर के लिए फ्लो होगा? नहीं ना, कुछ देर कुछ समय के लिए होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है
वो कितने सेकंड के लिए हो रहा है बच्चों? 3 सेकंड के लिए, ठीक है ना। अब अगर पावर का डेरिवेशन करना है तो पावर का डेरिवेशन करने के लिए अगर हमको ये पता चल जाए कि जब किसी कंडक्टर में या कहीं पे भी जब करंट फ्लो करता है यानी चार्ज फ्लो करता है तो वो चार्ज कितना वर्क करता है, वही वर्क अगर हम यहाँ पर ला करके पुट कर दें तो हमें पावर का क्या मिल जाएगा? फॉर्मूला। तो हम ये पता करने जा रहे हैं कि आखिर कितना वर्क चार्ज करता है किसी कंडक्टर में। तो हम जानते हैं वी नो डैट, अच्छा क्या जानते हो भाई? V इक्वल्स टू क्या जानते हो? W अपॉन Q जानते हो ना। यहाँ से W निकालो क्योंकि यही वर्क निकालना है आपको। तो W जब आप यहाँ से निकालोगे तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? VQ हो जाएगा, ठीक। अब इस W को W रहने दो, इस Q को क्या लिख सकते हैं? IT, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई T होता है ना। I इक्वल टू Q बाई T होता है ना, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT नहीं हो जाएगा। तो जब Q इक्वल टू IT हो जाएगा तो इस Q की जगह IT नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना, तो लिख दिया IT, तो क्या बन गया? VIT बन गया, है ना। तो जब ये VIT बन गया बच्चों, तो अब हमारा ये पता चल गया कि अगर कोई चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है बच्चों, तो वो कितना वर्क कर रहा है? VIT। और वही हमें कहाँ रख देना है? मेन फॉर्मूले में रख देना है। इसको मान लो हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया बच्चों? इक्वेशन 1। अब इसको रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये W की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, तो P इक्वल्स टू VIT अपॉन क्या हो गया? T। ये देखो T से T क्या हो गया? कैंसिल। यानी फाइनली आपको क्या मिला बच्चों? फाइनली क्या मिला? P इक्वल टू क्या मिला? VI, ठीक। अब इसके बाद देखते जाओ, सिंस V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है ना। अब ये उठा के यहाँ रख दो, तो IR रखो, V की जगह क्या रखे? IR इंटू I, यानी P इक्वल टू क्या हो गया? I स्क्वायर R हो गया। एक फॉर्मूला ये मिला, देखो एक इससे ये आया, सॉरी इससे ये आया, फिर इससे ये आया। अब I इक्वल टू क्या होता है? सिंस I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R नहीं होता है? होता है। अब ये I इक्वल टू V अपॉन R यहाँ पे रखो, तो देखो क्या हो जाएगा? I की वैल्यू V अपॉन R, तो ये V और ये R, इसका क्या हो गया बच्चों? ये स्क्वायर इंटू क्या है? R, यानी P इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? V स्क्वायर अपॉन R इंटू क्या? V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। ये R से R कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, यानी ये V स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? R। यहाँ यही पूछा था तुम्हारा 2019 में, तो यहाँ तक के करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ये सारा करना पड़ता। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर डेफिनेशन और ये सब कुछ हो गया, ठीक। दूसरी बात, इस इलेक्ट्रिक पावर का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? वॉट होता है। क्या होता है? वॉट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से, ठीक है ना। तो ये आज के लिए इतना ही। हमने आज इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा। कल हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और इस टॉपिक का नाम क्या है जो हम कल पढ़ने वाले हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सॉरी, हम कल पढ़ने, हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं। उसका एक और नाम होता है जिस नाम से उसको 2000 किसमें पूछा गया था? 19 में, जो कि मैं कल बताऊंगा। मैं जानता हूँ आपकी जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि किस नाम से पूछा गया था, वो अब हम लोग उसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक यू फॉर टुडे।
हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम क्या है? कल मैंने आधा नाम बताया था इसका। क्या बताया था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज इसका एक और नाम क्या होता है? जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि 2019 में आया था। और समझ जाओ कि इस क्वेश्चन के बिना तुम्हारा पेपर सेट होता ही नहीं है। तो अब आप डाल लीजिए हेडिंग JOULE, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है ना? तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या था? तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग ये था कि देखो होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट के कारण कहीं हीट का प्रोड्यूस होना ही क्या कहलाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप लिख सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ हीट या द जनरेशन ऑफ हीट बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वही उसी को हम क्या कहते हैं? जूल लॉ ऑफ हीटिंग। इसको जूल ने दिया था। किसने दिया था? जूल ने दिया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो एज पर द जूल लॉ ऑफ हीटिंग, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। क्या होता है? I स्क्वायर RT। That means heat is directly proportional to square of current। दूसरा, heat is directly proportional to resistance of current। और तीसरा होता है बच्चों, heat is directly proportional to the time for which the current flow। यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। यानी अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो उसी अकॉर्डिंग हीट की भी वैल्यू क्या होगी? उसके स्क्वायर के टाइम बढ़ेगी। सपोज यदि आप करंट की वैल्यू 1 एम्पियर से 2 एम्पियर कर दोगे तो हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। दूसरा है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। सॉरी, यहां से क्या होगा बच्चों? कंडक्टर होगा, है ना? यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यानी अगर आप किसी वायर का अगर आप किसी वायर का रेजिस्टेंस क्या कर देते हो बच्चों? बढ़ा देते हो, तो उसका हीट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला है लास्ट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर व्हिच द करंट इज फ्लो। जितने समय के लिए करंट फ्लो करता है उस टाइम पे क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप जितना ज्यादा करंट क्या करोगे? फ्लो कराओगे, जितने ज्यादा देर के लिए, उसका हीट क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। जैसे देखा भी होगा प्रैक्टिकली अपने घर में कि क्या करते हो, जब आप किसको हीटर को मान लो आपने ऑन किया और तुरंत ऑफ कर दिया तो वो रेड होकर के तुरंत बंद हो जाता है। उसी हीटर को आप 10 मिनट ऑन करके देखिए तो वो क्या होता है? ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो वही है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर व्हिच द करंट इज फ्लो। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा जो है आज खत्म होता है जूल लॉ ऑफ हीटिंग के साथ। इसमें हमने आज पूरा पढ़ लिया। इस चैप्टर को आप थॉरली जो है एक बार फिर से पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताएंगे, हम उसका सोल्यूशन देंगे या उस टॉपिक को हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे या आपको अच्छे से उसको और समझाएंगे ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, थैंक यू।